गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है 30 मई 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है जितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। आज दो तीन बिल्कुल नए टॉपिक हैं जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चीफ सेक्रेटरी के बारे में आज तक हम लोगों ने बात नहीं किया है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एक स्टेट के अंदर जो चीफ सेक्रेटरी होती है उनका क्या रोल होता है और भी रिसेंटली न्यूज में क्यों है। अच्छा आर्टिकल है, पॉलिटी वाले सेक्शन से इसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके अलावा वोटिंग एंड इलेक्शन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। आप ये समझ लीजिए कि कोई आदमी जेल में बंद है, वो इलेक्शन तो लड़ सकता है लेकिन वो वोट नहीं कर सकता। इस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। अच्छा आर्टिकल है, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है ये। इंटेंजिबल हेरिटेज के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। यूनेस्को के अंदर इंटेंजिबल हेरिटेज क्या होता है, अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों है, थोड़ा जानेंगे इसको। हम लोग आर्ट एंड कल्चर वाले पर्सपेक्टिव से ज्यादा कवर करते हैं। अमृत स्कीम के बारे में बात करेंगे, ये स्कीम क्या है, अभी न्यूज में क्यों है, इसके अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या इश्यूज हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा आर्टिकल है ये भी। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव आप कर सकते हैं। उसके अलावा एक एडिटोरियल है, थोड़ा इंटेलेक्चुअल सा है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा आइडिया है आइडियोलॉजीज के बारे में, लेफ्ट क्या होता है, राइट क्या होता है, लिबरल क्या होता है, उस कॉन्टेक्स्ट में अच्छी एडिटोरियल है ये। बेसिकली आपकी जो थॉट प्रोसेस है पूरा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में, उसको थोड़ा सा एनहेंस करेगा। वो अच्छा आर्टिकल है, थोड़ा डीप है, इंटेलेक्चुअल सा है, लेकिन अच्छा है। तो बढ़ते हैं सीधा पहले टॉपिक पे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि जब भी आप वीडियो को देखते हो ना, तो लाइक किया करो। और ऐसे वीडियो को 2 मिनट के लिए 4 मिनट के देख का कोई फायदा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। पूरा आर्टिकल देखें, पूरा वीडियो देखें। दिन में हो सकता है आपके पास एक साथ इतना टाइम ना हो, वैसे तो होना चाहिए, बट फिर भी आप टुकड़ों में देख सकते हो। जो टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो देखिए। जरूरी नहीं है कि पूरा वीडियो देखना उस कॉन्टेक्स्ट में। जैसे आपको मान लो ये टॉपिक नहीं आता है, अब ये देखिए। ये नहीं आता है तो ये देखिए। अगर आपने अमृत स्कीम के पहले पहले अच्छे से पढ़ा हुआ है तो इसको देखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसको सुन सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन करना आपको है। ठीक है, करना आपको है। डेली न्यूज पढ़ना, एक रिगरस अपने लिए एक रूटीन मेंटेन करना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, ये एक यूपीएससी एस्पिरेंट की सबसे बड़ी एक प्रॉपर्टी होती है, करेक्टरिस्टिक होती है, जो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। और यही आपको सक्सेस तक लेके जाएगी। तो सैटरडे को हमारा करंट अफेयर का कोर्स होता है, जिसमें हम लोग 2.5 से 3 घंटे की क्लासेस करते हैं। आपको उसके बारे में पता ही है पहले से। तो ये क्यूआर कोड यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको भी स्कैन करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये 1 नंबर दिया हुआ व्हाट्सएप पे, इसको भी आप मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। क्योंकि 2 साल का करंट अफेयर अगर आपने नहीं कवर किया है तो फिर तो इशू है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। तो सीधा पहले टॉपिक बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर चीफ सेक्रेटरी टेन्योर एक्सटेंडेड बाय 3 मंथ्स, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी थे नरेश कुमार जी, उनके कार्यकाल को, उनके टेन्योर को 3 साल तक बढ़ा दिया है। वैसे तो इनको नवंबर में ही रिटायर होना था, लेकिन वो बढ़ गया था इनका। ठीक है, चलो। तो चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट, तो पहली बात तो ये समझने की जरूरत है कि ये एक सिविल सर्वेंट होते हैं और बहुत ही सीनियर सिविल सर्वेंट होते हैं। एक बात आपको बताता चलूं, ये जरूरी नहीं है कि ये सबसे सीनियर ब्यूरोक्रेट हों, या फिर जब ये रिटायर होंगे इनके बाद जो आएंगे, जरूरी नहीं है कि वो सबसे सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट होते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो हर स्टेट के अंदर एक चीफ सेक्रेटरी होता है। तो चीफ मिनिस्टर से याद रखो, चीफ मिनिस्टर के होते हैं चीफ सेक्रेटरी। और सेक्रेटरी का काम क्या होता है, बहुत क्लोज होते हैं। ये जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं ना, ये सिर्फ सीएम साहब को ही रिपोर्ट करते हैं। इनके जो पॉलिटिकल मास्टर होते हैं वो सीएम होते हैं, डायरेक्ट उनसे ही बात करते हैं, क्योंकि उनको ही ये सजेशन देते हैं, उनके लिए ही काम करते हैं। तो जो स्टेट सेक्रेटेरिएट होता है ना, उसके किंग पिन होते हैं, सबसे टॉप पे होते हैं जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं। बड़ी जबरदस्त एक पोजीशन होती है ये। और जब आप काफी सीनियर लेवल पे चले जाते हो, तब जाके आपको ये पोस्ट मिलती है। और बहुत सारे आईएएस ऑफिसर, मतलब पूरे स्टेट के अंदर जो भी आईएएस ऑफिसर हैं या स्टेट सिविल सर्विसेज में हैं, सब इनको जवाब देते हैं। तो जैसे पीएम होता है, पीएम साहब को क्या कहा जाता है, पीएम को कहा जाता है, पीएम को कहा जाता है फर्स्ट अमंग इक्वल। पीएम को कहा जाता है कि वैसे तो सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इक्वल ही होते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर। लेकिन चीफ सेक्रेटरी भैया वो फर्स्ट अमंग इक्वल नहीं है, वो चीफ हैं। मतलब उनके बराबर कोई और नहीं है। अगर आप प्राइम मिनिस्टर को देखें और एक नॉर्मल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को देखें, जनरली ये बराबर ही हैं। इनका सैलरी पर्क्स वगैरह उस सेंस में बराबर होता है। ये सिर्फ पीएम लीडर होते हैं, लेकिन जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो दूसरे जो जूनियर सेक्रेटरीज होते हैं,
उनसे बराबर नहीं है, उनसे ऊपर है। उनके पर्क्स हैं, पावर हैं, इनका जो रोल है, सैलरी है, सब कुछ ज्यादा होती है। तो इट्स अ वेरी प्री एमिनेंट पोजीशन। ठीक है, और बहुत ज्यादा जो स्टेट के अंदर, मतलब आप ये समझ लीजिए कि स्टेट के अंदर जो भी काम होगा, कोई पॉलिसी बनाई जाएगी, कोई सजेशन होगा, मीडिया के सामने आना होगा, कुछ भी करना होगा, तो चीफ सेक्रेटरी के हाथ से होके आता है। बहुत ही पावरफुल पोजीशन है ये। ही इज द हेड ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। स्टेट में कुछ भी हो रहा है, इनके थ्रू होता है, क्योंकि ये सीधा सीएम के साथ कांटेक्ट में होते हैं। ही इज द हेड ऑफ सिविल सर्विसेज इन द स्टेट। Chief Secretary is the chief spokesperson and public relation officer of the state government and is looked upon to provide leadership। जब भी कोई दिक्कत आती है ना, तो इनकी तरफ देखा जाता है, लीडरशिप प्रोवाइड कराएंगे। मीडिया से बात करनी होती है जब कोई, ठीक है, तो ये गवर्नमेंट के चीफ स्पोक्स पर्सन भी हैं, पब्लिक रिलेशन। तो यानी कि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में कोई रिलेशन, कम्युनिकेशन मेंटेन करना होता है, तो यही करते हैं। सेंटर और स्टेट के बीच में कोई कम्युनिकेशन मेंटेन करना होता है, तो यही करते हैं। चीफ सेक्रेटरी के बराबर सेंटर के अंदर कोई भी पोस्ट नहीं है। जैसे आप वहां पे प्रेसिडेंट या गवर्नर को इक्वेट कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। चीफ सेक्रेटरी पोस्ट जो स्टेट के अंदर होती है। हाँ, जो उस तरह का थोड़ा मिलता जुलता जो एक ऑर्डर होता है सेंटर के अंदर, आप ये कह सकते हो कि जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, होम सेक्रेटरी होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं, लेकिन ये अपने अपने डिपार्टमेंट में होते हैं। जो स्टेट के अंदर चीफ सेक्रेटरी होता है, वो पूरे स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज का हेड होता है। लेकिन होम सेक्रेटरी तो नहीं होते, सारे के सब जो सेंटर में होते हैं, राइट। कैबिनेट वाले भी नहीं होते हैं। इनके बराबर, इनके पैरेलल कोई भी पोस्ट नहीं है सेंटर के अंदर, आपने ये याद रखना है। और इनके कार्यकाल को अभी 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, और 2-3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस का एक बड़ा शानदार सा आर्टिकल है, वाई एन अक्यूज्ड इन जेल कैन contest बट कैन नॉट वोट इन एन इलेक्शन। बड़ी अजीब सी बात है वैसे देखा जाए तो, आम आदमी के हिसाब से, जिसको कानून की थोड़ी समझ नहीं है, उसके हिसाब से देखा जाए बड़ी अजीब सी बात है कि कोई आदमी जेल में है। अब वो कन्विक्ट है नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन वो जेल में है, वोट नहीं कर सकता, लेकिन इलेक्शन लड़ सकता है। मामला क्यों है न्यूज में? अमृतपाल का नाम आपने सुना होगा। खालिस्तानी सपोर्टर थे। पिछले दिनों पंजाब में बहुत प्रोटेस्ट भी हुए। अभी वो आसाम के जेल में बंद हैं। तो वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते। तो ये पूरा मामला क्या है? पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये हमारा एक स्टेचुटरी राइट है। इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस हुआ था जब 1975 में, और ये वो केस था जिसकी वजह से बाद में इमरजेंसी भी लगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था दैट इलेक्शन आर अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और आपको ये पता ही होगा कि अगर कोई चीज बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हो जाती है, तो गवर्नमेंट उसको चेंज नहीं कर सकती, मतलब नहीं कर सकती। आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को आप नहीं हिला सकते, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन की फाउंडेशन होती है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा दैट इलेक्शन इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब दिस इज द वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, नाउ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, नीदर द राइट टू इलेक्ट नोर द राइट टू बी इलेक्टेड एंजॉय द सेम स्टेटस। यानी कि राइट टू इलेक्ट बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, और राइट नॉट टू बी इलेक्टेड ये भी बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। मतलब इनको चेंज किया जा सकता है, लेकिन इलेक्शंस को चेंज नहीं किया जा सकता। राइट टू इलेक्ट एंड राइट नॉट टू इलेक्ट इज नॉट अ बेसिक स्ट्रक्चर, याद रखना आपने, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर 2006 में एक और केस हुआ, कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ। बड़ा जबरदस्त केस हुआ। इसके अंदर भी कोर्ट ने कहा दैट राइट टू वोट और राइट टू इलेक्ट, जो ऊपर भी बोला हुआ था, इज प्योर एंड सिंपल अ स्टैट्यूटरी राइट। राइट टू वोट और राइट टू इलेक्ट is pure and simple a statutory right. It means this is not a fundamental right. इसका मतलब इट कैन बी डिनाइड। तो राइट टू वोट कैन बी डिनाइड, किसी भी इंसान को मना किया जा सकता है वोट करने के लिए, क्योंकि ये स्टैट्यूटरी राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। और स्टैट्यूटरी राइट का मतलब ये होता है कानून अगर बना दिया जाए तो आपको वो अधिकार नहीं मिलेगा।
राइट टू इलेक्ट इज ऑल्सो स्टेचुटरी राइट, इट्स नॉट और फंडामेंटल राइट। तो आप ये नहीं कह सकते साहब मैं तो इलेक्शन लड़ूंगा ही, आप मुझे रोक के दिखाइए, नहीं आपको रोका जा सकता है। मैं तो वोट करूंगा ही, आप मुझे रोक के दिखाइए, नहीं आपको रोका जा सकता है स्पेशल कंडीशंस में, क्योंकि दिस इज नॉट द बेसिक स्ट्रक्चर। हाँ, लेकिन इलेक्शन कंडक्ट करवाना इज अ बेसिक स्ट्रक्चर। तो राइट टू बी इलेक्टेड एंड राइट टू वोट, राइट टू इलेक्ट, राइट नॉट टू इलेक्ट, ये सब स्टेचुटरी राइट्स हैं, ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। याद रख लेना है अपने नोट्स के अंदर, आप इसको ऐड कर लो। हालांकि एक और केस में बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक जनरल सेंस में कहा कि राइट टू वोट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बट ऐसा है नहीं, एक फंडामेंटल राइट है बट ऐसा है नहीं, राइट टू वोट एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। अगर फंडामेंटल राइट होता तो जस्टिफिएबल होता। अगर राइट टू वोट फंडामेंटल राइट होता तो सरकार किसी को डिनाई नहीं कर सकती थी, सबको वोट करने का अधिकार होता। लेकिन ऐसा नहीं है, जो लोग जेल में हैं उनको वोट करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, ध्यान रखोगे इस चीज को। स्टैट्यूटरी राइट्स वो होते हैं जो कानून बना के लिमिट किए जा सकते हैं, करटेल किए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट है और वो बेसिक राइट है, तो आप उसको करटेल नहीं कर सकते। अब सवाल उठता है आज के मेन मुद्दे पे, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951, वो कुछ खास ऑफेंस के केसेस में कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर सकता है। ठीक है, और अगर कोई कोई नेता लोग या कोई भी आदमी अगर 2 साल या उससे ज्यादा के लिए कन्विक्ट होता है, तो वो 6 साल के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकता। जैसे लालू प्रसाद यादव के केस में ऐसा हुआ, वो नहीं लड़ सकता। लेकिन यहाँ पे दो मेजर मामले आते हैं। मेजर मामला ये आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कन्विक्ट, समझ रहे हो, कन्विक्ट। चार्ज करने में और कन्विक्ट करने में फर्क होता है। चार्ज तो किसी को भी किया जा सकता है, आपके पास मर्डर का चार्ज लगा दिया, चोरी का चार्ज लगा दिया, मारपीट का चार्ज लगा दिया, लेकिन वो जब चार्ज कोर्ट में प्रूफ होता है और आपको सजा होती है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। आप इनोसेंट भी तो हो सकते हो। तो जो कन्विक्टेड हैं 2 साल या उससे ज्यादा, वो 6 साल के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लेकिन जिनके ऊपर सिर्फ चार्ज लगा हुआ है, वो तो इलेक्शन लड़ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वो इनोसेंट हो, वो तो जुडिशरी डिसाइड करेगी। अमृत पाले वाले केस में यही मामला है बेसिकली, वो जेल में तो है, लेकिन वो सिर्फ चार्ज के बेसिस पे जेल में है, अभी तक उनके ऊपर क्राइम प्रूफ नहीं हुआ है। और इसी पावर का यूज करके वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो बहुत सारे क्रिमिनल, फूलन देवी लड़ी इलेक्शन, राइट, कितने सारे ऐसे बदमाश रहे टाइम में जो इलेक्शन लड़ते रहे जब वो जेल में थे, क्योंकि चार्ज प्रूफ नहीं हुआ था। हमारा जुडिशरी सिस्टम ही ऐसा है, क्या करें, सालों साल लग जाते हैं किसी चार्ज को प्रूफ करने में। अगर आपके पास पैसे हैं, अब महंगे वकील अफोर्ड कर सकते हो, तो फिर तो 20 साल तक, 50 साल तक चलता रहता है। पता नहीं कितने ही जज साहब चले जाते हैं रिटायर होके और ट्रांसफर होके, लेकिन आपका केस चलता रहता है। यही फर्क होता है महंगे वकीलों का। एनीवेज, तो अमृतपाल के केस में ये हुआ। अब यहाँ पे दो चीजें हुई जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, दो मेजर चैलेंज हुए। 2011 के अंदर एक पीएचएल फाइल किया गया कोर्ट के अंदर, और जिसमें यह कहा गया कि साहब, जो आदमी गलत एफिडेविट देता है जब वो इलेक्शन लड़ता है, ठीक है, उस केस में उसको डिस्क्वालीफाई किया जाए। राइट। अब मतलब फाउंडेशन फाइल्ड अ पेटिशन आर्गिंग दैट अ पर्सन अगेंस्ट whom criminal charge has been framed or who has submitted a false affidavit should be disqualified। मतलब एक, आपको पता है कि जब आपको टिकट मिलती है, आप नॉमिनेशन फाइल करते हो, तो आपको सब कुछ एफिडेविट में बताना पड़ता है। लेकिन मान लो आपने नहीं बताया, तो क्या आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस। दूसरे मामले में 2016 के अंदर, 2016 में एक और केस गया सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें यह कहा गया कि साहब, जो आदमी कन्विक्ट होता है उसको लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई कर दें। अभी तो 6 साल के लिए होता है, अगर आप 2 साल से ज्यादा के लिए कन्विक्ट होते हो। तो सोचने की बात है, अगर एक आदमी कन्विक्ट हो गया, उसको सजा मिल गई, इसका मतलब वो क्रिमिनल है। तो आप एक क्रिमिनल को इलेक्शन के लिए कैसे अलाउ कर सकते हो, चाहे वो 6 साल के बाद ही क्यों ना हो, है तो वो क्रिमिनल ही। तो इसका मतलब उसे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। अब इसमें एक आर्ग्यूमेंट ये है कि ये खराब आर्ग्यूमेंट है। आपने गलती की, आपको सजा मिली, आपने सजा पूरी की, नाउ यू आर इनोसेंट। भाई गलती करके सजा मिल गई ना,
एक थप्पड़ मारा कम सजा मिली, चार थप्पड़ मारे ज्यादा सजा मिली, मर्डर किया ज्यादा सजा मिली। लेकिन सजा मिली आपने आपने वो भुगती है, उसके बाद तो आप लड़ सकते हो ना। गलती कर दी, भुगत लिया, आप इलेक्शन लड़िए। लेकिन ये पीएल कहती है कि नहीं, आपने गलती करी, आपको सजा मिली, आप प्रूफ हो गया कि आप क्रिमिनल हो, अब आपको हमेशा के लिए डिस्क्वालीफाई कर दें। ये मामला अभी कोर्ट में है, कोर्ट में है। इंडिया में 4400 से ज्यादा क्रिमिनल केस पेंडिंग है कोर्ट के अंदर। और इनमें से मान के चलिए अगर 10% भी कन्विक्ट हो गए, तो ये तो कभी इलेक्शन ही नहीं लड़ पाएंगे अगर इसकी तरफ से जाए तो। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में कुछ खास नहीं कहा है। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सभी हाई कोर्ट्स को कि भाई आपके अंदर जो भी केसेस चल रहे हैं उसको जल्दी से जल्दी आप पूरा करिए। ये अभी इसी साल 2024 के अंदर ही बोला था। अब वो होगा कि नहीं होगा वो बात अलग है। खैर, एग्जाम्पशन टू द प्रोविजन, सेक्शन 11 ऑफ द आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, टू रिमूव एंड रिड्यूस द पीरियड ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन। ये क्या कहता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये पावर होती है, वो सेक्शन 11 का यूज करके जो डिसक्वालिफिकेशन होती है किसी कैंडिडेट की, उसको हटा सकता है, मतलब उसको दोबारा से क्वालिफाई कर सकता है, या उसको रिड्यूस कर सकता है। जैसे मान लो किसी के लिए को 5 साल के लिए डिसक्वालीफाई कर दिया, इलेक्शन कमीशन की मर्जी है, उसको वो 2 साल भी कर सकता है, या उसके डिसक्वालिफिकेशन को पूरी तरह से हटा भी सकता है। डिपेंड करता है कुछ कंडीशंस के ऊपर। जैसे 2019 का केस है, सिक्किम के चीफ मिनिस्टर जो थे, वो एक करप्शन के मामले में पकड़े गए। ठीक है, इनको सजा हुई, सजा होने के बाद अब वो कोर्स इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। लेकिन बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्वालिफाई इनको कर दिया था, ठीक है, आफ्टर सम टाइम, अपनी इस पावर का यूज करके। दूसरा एक और केस जो है वो आया था, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनको डिस्क्वालीफाई किया था, एमएलए वगैरह को, ठीक है। वो कुछ मार पिटाई के केस में ऐसा हुआ था। लेकिन अब सोचने की बात है, मान लो हाई कोर्ट ने आपको कन्विक्ट कर दिया, आपको सजा दे दी 1 साल की, ठीक है, नाउ यू आर डिस्क्वालिफाइड, ठीक है, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते क्योंकि आपको सजा मिल चुकी है। अब आप चले गए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन के ऊपर स्टे लगा दिया। क्या अब आप इलेक्शन लड़ सकते हो? यस। अगर उसके ऊपर स्टे ले लगा दिया जाता है बिकॉज ऑफ द अपील, आप इलेक्शन लड़ सकते हो। ये है पूरा मामला। तो धनंजय सिंह एक फॉर्मर बीएसपी एमपी थे, इनके अगेंस्ट में ऐसा ही हुआ, किडनैपिंग का चार्ज वगैरह इनके ऊपर लगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनको 7 साल की सजा सुनाई। बाद में सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली इनको बेल दे दिया, और जो है वो स्टे भी लगा दिया था, मतलब स्टे ऐसा नहीं लगाया था, कन्विक्शन के ऊपर स्टे नहीं लगाया था, लेकिन बेल दे दिया था। तो उस केस में जो है ही वॉज अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शंस। तो या तो आपको बेल मिल जाए, या थोड़ा आपको स्टे मिल जाए, तो उस केस में आप लड़ सकते हो इलेक्शन, ठीक है। लेकिन अगर आप जेल में हैं, आप वोट नहीं कर सकते। इलेक्शन तो लड़िए, वोट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वोट? क्योंकि वंस यू आर confined in the jail, your right to movement can be curtailed by the state। और अगर आप वोट नहीं दे सकते, मतलब दिस इज योर राइट टू मूवमेंट, जो कि स्टेट वायलेट कर सकता है, ठीक है। आप अगर जेल में हो किसी भी चार्ज के ऊपर, तो इसका मतलब आपको सेफ कस्टडी में रखना पड़ेगा। और सेफ कस्टडी में आप तभी रख सकते हैं अगर आपको वोट ना देने दिया जाए। अगर आप वोट देने जा रहे हो, इसका मतलब दैट इज नॉट अ सेफ कस्टडी। आपका मर्डर हो सकता है, आप भाग सकते हो, आपकी मूवमेंट को कर्टेल करना ही स्टेट का। अरे भाई, आपको जेल में इसलिए तो रखा है ताकि आपकी मूवमेंट को कर्टेल करें, है ना। अगर आप वोट करने ही चले गए तो फिर मूवमेंट कर्टेल कैसे हुई? तो प्रिजनर्स का फंडामेंटल राइट नहीं है राइट टू वोट। वैसे भी राइट टू वोट किसी का भी फंडामेंटल राइट नहीं है, और इसको तो वायलेट किया जा सकता, इसको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लिमिट किया जा सकता है बाय लॉ। और लॉ यही कहता है, अगर आप किसी चार्ज में भी जेल में हो, देखिए कन्विक्शन तो अलग बात हो गई, लेकिन चार्ज में भी जेल में हो ना, आप वोट नहीं कर सकते। इन 1997 सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द चैलेंज टू द सेक्शन 65(2) इन द केस ऑफ अनुकूल चंद्र केस एंड ऑल दैट। तो इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था दैट फ्रीडम ऑफ अ प्रिजनर कैन बी curtailed अंडर द लॉ। हाँ, अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में आप एक्चुअली वोट कर सकते हो।
ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें यहाँ पे बनती हैं। आई होप थोड़ी क्लैरिटी आई होगी। थोड़ी और ज्यादा क्लैरिटी के लिए प्लीज इस आर्टिकल को कम से कम 2-3 बार पढ़ें। आ, 4 बार भी पढ़ें, आपकी मर्जी है, छोटा सा आर्टिकल है, पढ़ सकते हो। जितनी बार पढ़ोगे ना, चीज़ों की क्लैरिटी आती है आपके दिमाग में। एक आध बार पढ़ने से आपको उतनी क्लैरिटी नहीं आती, किसी को भी नहीं आती एक्चुअली, हम लोग आम आदमी हैं। ठीक है। अगर आपका IQ 170 180 है तो बात अलग है। बट आम आदमी के केस में तो नॉर्मली ही हमारा IQ होता है। 3 4 5 बार आपको चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, तब जाके थोड़ा सा लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होती हैं। तो थोड़ा टाइम दिया करो इन चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि ये लीगल सी चीज़ें होती हैं कई बार। तो पॉलिटी के टॉपिक्स और कई बार लीगल टॉपिक्स के अंदर ज़्यादा फर्क नहीं होता है। ये पतली सी लाइन होती है। तो इस तरह के आर्टिकल को थोड़ा उस कॉन्टेक्स्ट में आपने देखना पड़ेगा। ठीक है, आपका लो बैकग्राउंड नहीं भी है तब भी इनको समझना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले आपको थोड़ी सी चीजें समझ में आनी चाहिए। फंडामेंटल राइट क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन क्या होती है, स्टैट्यूटरी राइट्स क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या होते हैं। अगर जब तक इन चीजों का नहीं पता है तो फिर ये आर्टिकल समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि ये सब चीजें यहाँ पे यूज होते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है ना, वोट का पूरा प्रोसीजर क्या होता है, वोट क्यों दी जा रही है भैया, ठीक है, डेमोक्रेसी में इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, प्रिजनर्स के राइट्स वगैरह। तो जब तक वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट्स की, तो ये आर्टिकल आपको वैसे डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसको थोड़ा पढ़ें, टाइम लें, अपने बेसिक्स कवर करें। उसके लिए लक्ष्मीकांत आपके पास बहुत बढ़िया बुक है, आप उसका रेफर करें। राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज अ फंडामेंटल राइट, नेचुरल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और द लीगल राइट। कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि ये UPSC का क्वेश्चन है ये। और जब ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में तो काफी हो हल्ला हुआ था। फिर बाद में जब UPSC की आंसर की आया तो फिर वो क्लैरिटी आया। आर्टिकल क्या कहता है? कुमारी तुलीज स्कल्पचर्स ऑफ द डिवाइन ब्लेज अबाउट हीट एंड द ड्रामा ऑफ द पोल्स। तो बेसिकली कलकत्ता के अंदर, वेरी वेल, दुर्गा जी के स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं, दूसरे भी स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं, लेकिन यू नो दुर्गा जी के स्कल्पचर्स बनाना वहाँ पे एक अलग ही लेवल पे आर्ट डेवलप हुई है कलकत्ता में। और क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं, तो कुरुमुथुल्ली में जो है ये ज्यादातर ये जो स्कल्पचर्स वहीं पे बनाए जाते हैं। तो जो कुछ इंटरव्यू वगैरह लिए गए जर्नलिस्ट के द्वारा, तो इन्होंने कहा देखो साहब, हमसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। हालांकि 2022 में दुर्गा पूजा को यूनेस्को के द्वारा इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज डिक्लेयर कर दिया गया था, बट उसके बावजूद भी टू बी ऑनेस्ट हमारी हालत में कुछ खास फर्क नहीं हुआ है। तो इसीलिए थोड़ा सा ये न्यूज में है। तो ये इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट क्या होते हैं? देखिए, इंटेंजिबल का मतलब ये होता है जिसकी बहुत इंपॉर्टेंट कल्चरल वैल्यू तो होती है, लेकिन वो एक इनटेंजिबल कल्चर है। मतलब आप वो उसको आप टच नहीं कर सकते। आप गरबा को टच नहीं कर सकते, आप गरबा परफॉर्म कर सकते हो, आप गरबा को टच नहीं कर सकते। ठीक है, इनटेंजिबल है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने गरबा को घर में लाया, मैंने गरबा को घर पे रख दिया। वो तो नहीं कर सकते। कोई सॉन्ग हो गया, कोई फेस्टिवल हो गया, कोई आरती हो गई, है ना, कोई नाटक हो गया, ये सब इनटेंजिबल कल्चर हैं जो कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रहे हैं। क्योंकि ऐसे कोई मूर्ति नहीं है कि एक एक मूर्ति को आपने अलग से जनरेशन में जाकर रख दिया, ये मूर्ति रखी हुई है, आप इसको टच कर सकते हो एंड ऑल दैट। नहीं नहीं, इंटेंजिबल कल्चर्स को फील किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। इट्स नॉट अ कॉमोडिटी। ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ कल्चर। उसे इंटेंजिबल कल्चर बोलते हैं। और ऐसी कल्चरल प्रैक्टिसेस जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ह्यूमैनिटी के लिए, आपके कल्चर के लिए, उसको इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज का टैग दिया जाता है बाय यूनेस्को। और अभी रिसेंटली गुजरात में जो गरबा है उसको ये टैग दिया गया। गरबा इज कंसिडर्ड एज अ रिचुअलिस्टिक एंड द डिवोशनल डांस परफॉर्मेंस परफॉर्म्ड इन इंडिया, स्पेशली पार्ट ऑफ गुजरात। ठीक है, तो जो स्किल्स हैं, नॉलेज है, एक्सप्रेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, प्रैक्टिसेस है, ये सब इंटेंजिबल हेरिटेज का पार्ट हो सकता है। राइट, अगर आप देखें हमारे यहाँ पे बहुत सारे इंटेंजिबल साइट हैं या प्रैक्टिसेस हम लोग करते हैं, जैसे कुंभ मेला। इसको 2017 में डिक्लेयर किया गया। राइट। दुर्गा पूजा कलकत्ता 2021 के अंदर इसको किया गया। नौरूज, ये पर्सियन जो न्यू ईयर होता है, इसको 2016 में किया गया। योगा को 2016 में इंटेंजिबल हेरिटेज दिया गया। जो ठठेरे होते हैं, ठठेरा स्पेशली पंजाब के जो जलंधर वगैरह में रहता है, ये बड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है बर्तन वगैरह बनाने की। ठीक है, इनको दिया गया, टारगेट दिया गया। जो मणिपुर के अंदर संस्कृत
जो थिएटर परफॉर्म किया जाता है, परफॉर्मेंस होती है टेम्पल्स में, मणिपुर में यूजली जो कृष्ण लीलाएं होती हैं उनको परफॉर्म किया जाता है, उसको डिक्लेयर किया गया। और भी लिस्ट काफी लंबी है। छऊ डांस हो गया, बुद्धिस्ट चैंटिंग होगी लद्दाख के अंदर, कलबेलिया डांस हो गया राजस्थान के अंदर, ये स्पेशली स्नेक बेस्ड जो है डांस होता है। उसके अलावा केरला के अंदर जो है मुद्दी तेयू रिचुअल थिएटर हो गया, रम्मन रिलीजियस फेस्टिवल है गढ़वाल हिमालय में, कुटियट्टम संस्कृत थिएटर है, राइट, 2008 में इसको किया गया था। रामलीला को 2008 में दिया गया, 2008 में ही जो है वैदिक चैंटिंग्स इनको दिया गया। तो लिस्ट है अपने पास एक अच्छी खासी। तो क्या आपको सब कुछ याद करना है? बिल्कुल करना है जी, यहाँ से तो सवाल आते ही हैं एग्जाम में। इन सबको थोड़ा सा याद करें, कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। ईयर तो ना भी याद करें चलेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा रट्टा मार सकते हो, अगर आपका रट्टा अच्छा है, तो फिर आप ईयर भी याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए। एन ओवरव्यू ऑफ द अमृत स्कीम। तो बेसिकली इलेक्शन चल रहा है, तो अमृत स्कीम या फिर दूसरी जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं इनका एक इवैल्यूएशन जरूरी हो जाता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे ही परफॉर्मेंस चेक चेक की जाती है भैया, है ना। तो अमृत एक बड़ी एक आई वुड से एम्बिशियस सा स्कीम था जो गवर्नमेंट ने चलाया था। 2015 में हमने अमृत का पहला वर्जन लॉन्च किया था, अमृत 1। और इसके अंदर बेसिकली क्या करना है, इसके अंदर जनरली आप ये कह के चलिए कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ठीक है, लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, स्पेशली जो पुअर लोग हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है। और वो कैसे होती है? एक आम आदमी की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इंप्रूव होती है? जब गवर्नमेंट सर्विसेज उसको बेटर तरीके से मिलती हैं। तो जैसे उसको वाटर सप्लाई, सीवेज, अर्बन ट्रांसपोर्ट, ये सब चीजें बढ़ानी है। घर पे पीने का पानी मिले नल से, वो सब चीजें करें। इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा क्रिएट करना है कि आम आदमी को सुविधाएं मिले, और इसके लिए एक अच्छा खासा बजट भी दिया गया। फिर बाद में हम लोगों ने 2021 के अराउंड एक अमृत 2.0, इसका नेक्स्ट वर्जन हम लोग लेके आए, जिसमें घर में हमारे देश में हर घर के अंदर एक पीने का पानी हो, फंक्शनल वाटर टैप होनी चाहिए, एक टूंटी मतलब वाटर टैप जो होती है, ठीक है, नल होना चाहिए, उससे पानी सबको मिलेगा। और इसके लिए 500 जो स्टेचुटरी टाउन्स हैं सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई किया गया। तो ये तो बेसिकली वो स्कीम होगा। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो मैं बता चुका हूँ। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करनी है, शहरों वगैरह में पार्क्स, ओपन स्पेस, साइकिलिंग के लिए, पैदल चलने के लिए वो बढ़ाने हैं भैया, है ना। सिटीज वगैरह के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करें, प्राइवेट व्हीकल्स का कम से कम यूज करें। घर में नल लगे, पानी साफ पानी आए बढ़िया वाला, वो सब किया जाए। 500 सिटी को एटलीस्ट हम लोग कवर कर ही सकते हैं, जिनकी 1 लाख या उससे ज्यादा की पॉपुलेशन होती है, या म्यूनसिपैलिटीज वगैरह के अंदर, वो हम लोग कर सकते हैं। कुछ अचीवमेंट इसकी बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि अमृत ने अब तक 1.1 करोड़ हाउस होल्ड के अंदर जो है वो पीने का पानी का कनेक्शन फिक्स करवाया, 85 लाख सीवरेज कनेक्शंस दिए हैं, और 4 करोड़ लोगों को जो है इससे बेनिफिट हुआ है। अब घुमा फिरा के बात यह है कि ये तो हम लोगों ने लॉन्च कर दिया, लेकिन क्या ग्राउंड पे चीजें इंप्रूव हुई हैं? क्योंकि असेसमेंट तो आपको उसी हिसाब से किया जाएगा। असेसमेंट ये कहती है, देखो भाई, इंडिया में हर साल 2 लाख से ज्यादा डेथ होती हैं रिलेटेड टू इनएडिक्वेट वाटर, कंटेमिनेशन, लैक ऑफ सैनिटेशन और हाइजीन। 2 लाख से ज्यादा डेथ होती है। 2016 के अंदर इंडिया डिसीज बर्डन फ्रॉम अनसेफ वाटर एंड सैनिटेशन वाज 40 टाइम्स हायर देन चाइना। और अगर आप देखें इंडिया के अंदर जो फ्रेश वाटर सोर्सेज हैं वो चाइना से ज्यादा हैं, उसके बावजूद भी इंडिया में अनसेफ वाटर की वजह से उस चाइना के कंपैरिजन में 40 गुना ज्यादा लोगों की डेथ होती है। ये कितनी बड़ी बात है। तो डिसीज वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो पानी और इससे रिलेटेड डिसीज जो कि अमृत के अंदर एक सेंटर में था, तो ग्राउंड पे कुछ खास दिख तो नहीं रहा है। देखा जाए तो पैसा वैसा भी हम लोगों ने अच्छा खासा खर्चा कर दिया, लेकिन उतना कुछ मजा आ नहीं रहा है। अब गवर्नमेंट मॉनिटर्ड रिजर्वायर्स, ये गवर्नमेंट का डेटा है। गवर्नमेंट कहती है कि हमारे यहाँ पे जो रिजर्वायर्स हैं, जो ड्रिंकिंग वाटर के लिए, इरिगेशन के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज किए जाते थे, वो अपनी कैपेसिटी का सिर्फ 40% ही भरे हुए हैं, 60% तो खाली हैं। 2030 तक 40% इंडिया की पॉपुलेशन को पीने की पानी की समस्या होगी, ये गवर्नमेंट डेटा कहता है।
अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट इंक्लूड 31% हाउस होल्ड। आज भी अर्बन एरियाज के अंदर 30% हाउस होल्ड के अंदर नल नहीं है। 67.3% अभी कहाँ पे पाइप वाला सीवरेज है ही नहीं, कूड़ा कचरा ऐसे सरेआम डाला जाता है। ये है दिक्कतें। तो एयर क्वालिटी की बात करें तो वो तो एयर क्वालिटी के बारे में तो इंडिया में क्या ही कहना, है ना। वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इंडिया में ही है भैया। तो अमृत के अंदर जब हम लोग इतने बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने अपने लिए सेट किए, उसके बावजूद भी ये समस्या है। कुछ तो गलत हुआ है। क्या गलत हुआ है? पहली बात तो कह रहे हैं कि इसका डिजाइन जो है ना, डिजाइन ही फ्लॉड है। क्योंकि ये प्रोजेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है, ये होलिस्टिक स्ट्रेटेजी नहीं है। जैसे आप मान के चलिए कि किसी के घर में आपने टॉयलेट तो लगवा दिया, प्रोजेक्ट था भैया टॉयलेट लगवाना है, 1,000 लोगों के घरों में टॉयलेट लगवाना है, लगवा दिया। लेकिन भाई जब पानी ही नहीं है उस वहां पे, तो फिर टॉयलेट लगवा के फायदा क्या है? ये भी फंक्शनल नहीं रह पाएगा, क्योंकि ये अप्रोच होलिस्टिक है ही नहीं। होलिस्टिक अप्रोच होती तो टॉयलेट भी लगता, वाटर सप्लाई भी होती, दोनों एक ही साथ होने चाहिए थे। हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच होती है। पहले सड़क बनाई जाती है, क्योंकि सड़क बनाने का टारगेट है, ये प्रोजेक्ट है। बाद में याद आता है अरे भाई सीवरेज लाइन तो बिछाया ही नहीं, फिर इस सड़क को तोड़ के सीवरेज लाइन बिछाई जाती है। फिर बाद में याद आता है ओह, यहाँ पे तो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी देना था, तो फिर वो पोल्स द्वारा डाले जाते हैं, सड़क को फिर से तोड़ा जाता है। ये समस्याएं हैं। थोड़े समय बाद याद आता है अरे यार यहाँ पे तो हम लोगों को फ्लाईओवर बनाना था, फिर समस्याएं शुरू हो जाती हैं। क्योंकि अप्रोच होलिस्टिक है ही नहीं, अप्रोच है वो प्रोजेक्ट बेस्ड है। यही अमृत के केस में भी हुआ। ठीक है। और क्योंकि लोकल गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन यहाँ पे रहा ही नहीं, प्राइवेट इंटरेस्ट को ज्यादा फोकस किया गया, ये मैकेनिकल प्रोसेस हो गया। क्योंकि यहाँ पे पीपल पार्टिसिपेशन नहीं था, लोकल म्यूनिसिपैलिटी का पार्टिसिपेशन तो था ही नहीं। ये होगी समस्याएं। और ये पूरा प्रोजेक्ट ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है, लार्ज टेक्नोलॉजी कंपनीज, उनको दिया गया। तो जब उनको लोकल नीड्स पता ही नहीं है, तो भैया काम कैसे चलेगा? ठीक है। तो 74th जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जिसमें म्यूनिसिपैलिटी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को डिक्लेयर किया, आइडेंटिफाई किया गया था एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, तो बेसिकली उनको फॉलो नहीं किया जाता है। वाटर मैनेजमेंट की समस्याएं हैं। तो वन अप्रोच फॉर ऑल, उससे काम नहीं चलेगा। लोकल क्लाइमेट को आपने कंसिडर नहीं किया, रेनफॉल पैटर्न को कंसिडर नहीं किया, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्लूड आपने कंसिडर नहीं किया। अब आप लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो, स्कीम को आपको पैसा खर्चा करना है। लेकिन भाई अगर किसी जगह पे रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे पॉन्ड बना के क्या करोगे आप? वहां पे वाटर लेवल ऑलरेडी अच्छा है पहले से ही, वहां पे भी आप वही अप्रोच लगा रहे हो। राजस्थान में डेजर्ट में जाके वहां पे आप सेम अप्रोच लगा रहे हो। ये समस्याएं होती हैं, और जिसकी वजह से ये स्कीम्स कभी भी अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाती। तो एक तो नेचर बेस्ड अप्रोच लेके आई है, ये जरूरी है। लोकल नीड्स को समझना जरूरी है। पीपल सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए, रादर देन ब्यूरोक्रेट्स। अर्बन प्लानिंग बेटर तरीके से हो। आप समय लीजिए, पहले प्लानिंग तो अच्छे से कर लीजिए, बाद में इंप्लीमेंटेशन करिए। हमारे यहाँ पे क्या होता है, स्कीम अनाउंस हो जाती है, हफ्ते भर में काम शुरू हो जाता है। भाई पहले उसकी स्टडी तो करिए, 1 साल 6 महीना स्टडी करने में लगाइए, फिर उसको अच्छे से इंप्लीमेंट कीजिए। लोकल बॉडीज को एम्पावर करिए, क्योंकि उनको लोकल कंडीशन ज्यादा पता होती हैं। राइट। अब दिल्ली में बैठा हुआ एक आदमी जो कभी दिल्ली से बाहर निकला नहीं है, कैसा ब्यूरोक्रेट, तमिलनाडु के किसी गांव में क्या समस्या है, वहां की लोकल क्लाइमेट क्या है, उसको थोड़ी ना पता है, लेकिन उसको चार्ज वहां का दे दिया गया। ब्यूरोक्रेट है तो सब कुछ करेंगे, जहाज भी उड़ाएंगे, प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, स्कीम भी बनाएंगे, इंस्टाग्राम पे रील भी बनाएंगे, मोटिवेशनल कोट भी डालेंगे, वो सब चीजें। तो ये समस्या है, होलिस्टिक अप्रोच नहीं। जो एडिटोरियल है वो क्या कहता है, इंडिया लिबरलिज्म एंड द क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी। तो बेसिकली थोड़ा सा भारी भरकम सा एडिटोरियल है ये। अब शशि थरूर ने लिखा है तो भारी भरकम तो थोड़ा रहेगा ही, इंटेलेक्चुअल काफी रहता है। बट मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ, बट थोड़ा एक्सपेक्ट भी करता हूँ कि आपको शायद इन टर्म्स का मीनिंग थोड़ा थोड़ा पहले से पता होगा। देखिए, जैसे हम लोग लेफ्ट की बात करते हैं या राइट की बात करते हैं, सेंटर की बात करते हैं,
तीनों आइडियोलॉजी अलग अलग हैं। ठीक है। लेफ्ट सेंटर तो वैसे कोई आइडियोलॉजी होती नहीं, सेंटर थोड़ा सा यहाँ पे भी चला जाता है कभी कभी, सेंटर राइट भी चला जाता है, सेंटर लेफ्ट भी चला जाता है। लेफ्ट और राइट इनकी एक प्रॉपर डिफाइंड आइडियोलॉजी होती है। ठीक है। लेकिन ये आइडियोलॉजी जरूरी नहीं है कि हर कंट्री में सेम हो। ठीक है। इंडिया के केस में यूजली सेंटर को लिबरल कहा जाता है, थोड़ा सेंटर लेफ्ट को लिबरल कहा जाता है। अमेरिका में आप जाओगे वहां पे लेफ्ट को लिबरल कहते हैं, जनरल सेंस में। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन इधर उधर हो सकती है, लेकिन यस, जनरली देखा जाए तो जो लेफ्ट वाले हैं अमेरिका वगैरह में, अगर जो लिबरल जिसको बोलते हैं, वो लोग इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर काफी हद तक फोकस करते हैं जी। लेकिन जो लेफ्ट है वो, लेफ्ट की तो आइडियोलॉजी होती है कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच। राइट की अमेरिका में जाओगे ना, राइट राइट विंग वहां पे काफी इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर फोकस करते हैं, बट इंडिया में नहीं करते। तो इंडिया में टू बी ऑनेस्ट लेफ्ट राइट सेंट्रल लिबरल के बीच में बहुत सारी चीजें ओवरलैप करती हैं, एक्चुअली प्रैक्टिकल लेवल पे। ठीक है, पेपर पे तो हो सकता है काफी डिस्टिंक्शन रहती है, जैसे एग्जाम के तौर जैसे आप देखें यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, जो यूजली जो राइट विंग है, राइट विंग वो यूजली इकोनॉमिकली काफी ओपन होते हैं, कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं, प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करते हैं। तो इंडिया में जैसे अगर मान के चले कि जो एनडीए की गवर्नमेंट है, ठीक है, वो एक राइट, बहुत राइट तो नहीं है लेकिन फिर भी राइट विंग तो मान सकते हो आप लोग, राइट। तो ओपन है, इकोनॉमी को ओपन बिलीव करते हैं, कैपिटलिज्म में बिलीव करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में बिलीव करते हैं, बट लोगों को फ्री अनाज भी दिया जा रहा है। ये तो राइट विंग की अप्रोच कभी होती ही नहीं। ये तो भैया लेफ्ट की अप्रोच है, ये तो कम्युनिस्ट सोशलिस्ट अप्रोच है, लेकिन फिर भी अप्रोच यहाँ पे फॉलो की जा रही है। तो इंडिया में ऐसा कोई क्लियर कट डिस्टिंक्शन होता नहीं है। बहुत सारी चीजें राइट ने लेफ्ट से, लेफ्ट ने राइट से, सेंटर ने इधर उधर से लेके उसको इकट्ठा किया हुआ है, और वैसे ही वो काम भी चलता है। सो बेसिकली इस आर्टिकल के अंदर यही समझाने की कोशिश की गई है कि वेस्टर्न जो आइडियाज हैं वो इंडियन आइडिया से थोड़ा सा कैसे डिफरेंट हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चीजें किस तरह से चेंज यहाँ पे हुई हैं। तो लेफ्ट एंड राइट इन इंडिया, ये दोनों ही लिबरल आइडियोलॉजी को जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं। अब इंडिया के केस में लिबरल का मतलब है सेंटर, और इसका मतलब है इंडिविजुअल फ्रीडम, इंडिविजुअल फ्रीडम। ठीक। इंडिया के केस में जो लिबरल्स हैं वो इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन राइट और लेफ्ट ये दोनों ही इसको क्रिटिसाइज करते हैं। समझ रहे हो बात को? जो लेफ्ट, वो लिबरलिज्म को क्रिटिसाइज अलग रीजन से करता है, राइट जो है वो अलग रीजन से करता है अपने कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन इंडिया में भी जो लोग हैं वो रिसेंट टाइम में देखा गया है कि लिबरल पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा फोकस कर ही नहीं, मतलब उसको पसंद कर ही नहीं रहे। इंडिया में भी खुद खुद लोग देखिए, अभी एक प्यू ने एक रिसर्च किया था जिसके अंदर इंडिया के अंदर 85% लोगों ने ये कहा, जो सर्वे के अंदर इंक्लूड हुए थे, कि भाई हम लोग लिबरलिज्म चाहते ही नहीं, हम लोग फ्रीडम चाहते ही नहीं, हम अथॉरिटेरियन या मिलिट्री रूल चाहते हैं। सोचने की बात है, 85% लोग ये कह रहे हैं इंडिया में, दैट वी डोंट लाइक डेमोक्रेसी, हमें अथॉरिटेरियन रूल चाहिए, हमें मिलिट्री रूल चाहिए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, या अब तक जो हमारा इकोनॉमी का मॉडल है, रहा है बेसिकली, उसमें से हमारा भरोसा उठते जा रहा है। आप ये मान के चलिए 1991 से पहले जब एलपीजी रिफॉर्म नहीं हुए थे, तो हमारे यहाँ पे ज्यादातर जो वो एक सोशलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल ज्यादा फॉलो किया जाता था, काइंड ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी बेसिकली। लेकिन एलपीजी रिफॉर्म के बाद जो है वी एक्चुअली टिल्टेड टुवर्ड्स मोर प्राइवेट सेक्टर, कैपिटलिज्म, ओपन इकोनॉमी, रिफॉर्म्स वगैरह। ये जो चीजें आपको नजर आ रही हैं, ये ज्यादातर क्या है ये कैपिटलिस्टिक अप्रोच है, काइंड ऑफ राइट विंग अप्रोच है। इकोनॉमिक मामले में राइट विंग थोड़ा सा ओपन रहता है, लिबरल इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। ठीक है। नाउ
इंडिया में लिबरलिज्म को लेफ्ट और राइट दोनों के द्वारा क्रिटिसाइज किया जाता है। लेफ्ट जो है ना, वो लिबरलिज्म को क्यों क्रिटिसाइज करता है? लेफ्ट का ये कहना है, लिबरलिज्म की वजह से लिबरलिज्म की वजह से रिच और पुअर के बीच में गैप बढ़ जाता है। लिबरलिज्म की वजह से समाज में पॉवर्टी बढ़ती है। लिबरलिज्म की वजह से समाज में कॉरपोरेट इंटरेस्ट डेवलप होते हैं। लिबरलिज्म की वजह से समाज में इलीट क्लास पैदा होती है। ये लेफ्ट का कहना है। इसलिए लेफ्ट लिबरलिज्म को पसंद नहीं करता। वहीं राइट का क्या कहना है? राइट का भी कहना यही एक तरह से। राइट कह रहा है कि लिबरलिज्म जो है वो बहुत ज्यादा इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर फोकस करता है, जिसकी वजह से कल्चर डैमेज होता है। कल्चर क्या सिखाता है अपना? एक सोशल स्ट्रक्चर है हमारा देश में, है ना? समाज, फैमिली, उसके हिसाब से चलो, वैसे ही सिखाता है। ये तो नहीं कहता हमारा समाज के अपना अपना देखो, बाकी सब भाड़ में जाएं। तो राइट विंग का ये कहना है कि लिबरलिज्म होने से इंडिया में इंडिविजुअलिस्टिक इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ जाते हैं और लोग समाज को भूलना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए हम इसको पसंद नहीं करते। तो दोनों ही लोग लिबरलिज्म को फोकस नहीं कर रहे हैं। लिबरलिज्म फोकस करता है इंडिविजुअल की फ्रीडम के ऊपर। और हमारे कंट्री में बहुत सारे लिबरल रहे हैं अपने टाइम में। टैगोर जी एक बहुत बड़े लिबरल सपोर्टर थे। और तो छोड़िए, उसके अलावा बहुत सारे लोग, राम मनोहर सॉरी राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद जी, एम जी रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, गुरुदेव टैगोर, बी आर अम्बेडकर, ये सभी के सभी लोग लिबरलिज्म में बिलीव करते थे। हालांकि कॉलोनियलिज्म को उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया, लेकिन विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ लिबरल आइडियाज, विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ लिबरल आइडियाज। अंबेडकर जी यूज टू बिलीव, और ज्योतिराव फुले जी लिबरल आइडियाज में बिलीव करते थे। इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर अच्छा खासा फोकस करते थे। लेकिन बाद में समाज में जब चीजें हुई, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लेटर ऑन सोशलिस्ट वर्ड भी ऐड कर दिया गया। इंडिविजुअल फ्रीडम से ज्यादा समाज की फ्रीडम को ज्यादा फोकस किया गया। राइट, तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वो सब करके। अमर्त्य सेन ने कहा कि देखो, ये जो इंडिविजुअल लिबर्टी वाला कॉन्सेप्ट है ना, फ्रीडम वाला, ये इंडिया में नया नहीं है। ठीक है, ये बहुत पुराना है। ठीक है, वेदों में तभी तक किसकी बात होती है। तो कुल मिला के बेसिकली यही डिबेट का पूरा मुद्दा है कि भाई, लिबरल आइडियोलॉजी, लेफ्ट आइडियोलॉजी, राइट आइडियोलॉजी, लेफ्ट और राइट दोनों से एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हैं। फिर भी दोनों लिबरलिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। ओके। लेफ्ट इंडिविजुअल फ्रीडम को क्यों पसंद नहीं करता? क्योंकि लेफ्ट हमेशा कम्युनिटी की बात करता है, सोसाइटी की बात करता है, सोशलिज्म की बात करता है। राइट इसलिए नहीं करता, राइट का मानना है कि ज्यादा इंडिविजुअल फ्रीडम देने की वजह से जो सोशल स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाता है। और इस सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर हमारा समाज, हमारी वैल्यू, हमारा कल्चर डिपेंड करता है। लिबरलिज्म से लोग परेशान हो गए हैं काफी समय से, क्योंकि लिबरलिज्म जो है वो कैपिटलिज्म, रूल ऑफ लॉ, इंडिविजुअल फ्रीडम, उस पर ज्यादा फोकस करता है, जिसकी वजह से क्या हुआ, समाज में रिच और पुअर के बीच में गैप बहुत ज्यादा बढ़ गया। और आम आदमी जो है इस चीज से भी परेशान हो गया। तो इसलिए आम आदमी चाहता है कि इंडिया में अथॉरिटेरियन रूल हो। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सॉल्यूशन ये है कि वी नीड टू बी लिबरल। लिबरल बनिए, इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर फोकस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटलिज्म के ऊपर फोकस करिए, कोई दिक्कत नहीं। इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां से जो इकोनॉमिक बेनिफिट है उसको पुअर ओरिएंटेड होना चाहिए। ठीक, मतलब ये गवर्नमेंट को एक्टिवली आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए काम करना पड़ेगा, वाइल फोकसिंग ऑन द लिबरल आइडियाज। तो ये एक बीच का रास्ता है, बैलेंस्ड तरीका है, जो यहाँ पे किया जाना चाहिए। और जो गवर्नमेंट स्कीम चलाती हैं, जैसे आप अमरूद का ही एग्जांपल ले लिया, अभी अभी हम लोगों ने किया। अमरूद कहीं ना कहीं एक इसी का एक तरीका है। जो अन्न योजना चलाई जाती हैं, जो राइट टू एजुकेशन चलाई जाती हैं, वो यही है, बेसिकली एक बीच का रास्ता है।
कि सरकार एक तरफ कैपिटलिज्म, प्राइवेट सेक्टर, इंडिविजुअल फ्रीडम को फोकल फोकस करे, दूसरी तरफ मार्जिनल सेक्शन का टेक केयर भी करे। वो एक यहाँ पे बीच का रास्ता है जो कि इस पूरे आर्टिकल में बताने की कोशिश भी की गई है। ठीक, आई होप यू गोट द पॉइंट। तो ये सिर्फ एक जनरल डिस्कशन के लिए आर्टिकल था। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप डाउन इसमें जाने की जरूरत आपको है नहीं। तो आज हम लोग इसको यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।